आपका सबसे पहला प्रोडक्ट था. So when you launched this product, what were the different challenges that you faced? मार्केट में प्रॉब्लम स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर है कि दूध में दिक्कत है और हमें लग रहा था कि वी आर द राइट फिट. अच्छा गुड क्वालिटी मिल्क अगर हम देंगे तो ऑब्वियसली कस्टमर लेगा. बट ये एक ओवर कॉन्फिडेंस था. हमारा बेचने का भी जो स्टाइल है वो ऑन द फेस कभी नहीं रहा है. हम कंज्यूमर को ऐसा एहसास दिलाते हैं कि हम आपके लिए ठीक हैं और कभी ऐसे नहीं बोलेंगे कि हम ही आपके लिए ठीक हैं. सबसे टफेस्ट चैलेंज आपको कौन सा आया जब आप स्केल अप कर रहे थे अपना बिजनेस? पिछले 2 साल हमारे लिए ब्रांड शॉट जो हमें शार्क टैंक से मिला है, सेम टाइम क्विक कॉमर्स का उसके साथ अलाइन होना, ये विनिंग कॉम्बिनेशन हमारे लिए पिछले 2 साल में बहुत बढ़िया काम किया है. इन अर्ली स्टार्टअप फेज, ब्रांड बिल्डिंग फर्स्ट या यूनिट इकोनॉमिक्स फर्स्ट? ब्रांड बिल्डिंग, क्योंकि आपको सबसे पहले उस टाइम पे कस्टमर्स चाहिए होते हैं और ब्रांड बिल्डिंग आपको वो इनिशियल कस्टमर्स और वो ब्रांड लव जो पैदा करता है वो देता है. काफ़ी जो फाउंडर्स को कूल बना दिया गया है उससे दूर रहें. आप रियल में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, आप लाइफ के एक बड़े चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, आपके विचार हैं इस तरह के, तो फिर आपको फाउंडर बनना चाहिए. कूल होने के लिए तो नहीं करना चाहिए. Namaskar, welcome to Jim's Founder Series. Today we are joined by Mr. Durlabh Rawat, founder of Barosi. He started Barosi with his roots in rural India and built a trusted brand that sells milk, ghee, pickles and other traditional products. Durlabh is focused on bringing authentic traditional flavors to modern homes with high quality and trust. Durlabh, welcome to Jim's Founder Series. नमस्कार. हाय प्रवीण, थैंक यू ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए. और हमें लगता है कि काफ़ी सारी बात आज आपके स्टूडेंट्स तक और आपके जितने भी जो ऑडियंस है जो आपके पॉडकास्ट को देखती है उनके लिए एनरिचिंग रहेगा. हम अपनी जर्नी के बारे में जो अभी तक की रही है वो अच्छा लगेगा कि हम उसको शेयर कर पाएंगे. या ग्रेट. दुर्लभ, आपने अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़ी. यू लेफ्ट अ stable corporate job for an uncertain something that is not easy. And you started Barosi, जो आप इंस्पायर हुए अपने जो आपका विलेज था, जो आपका गांव था, वहाँ पे आपने देखा कि कैसे मिल्क और दूसरे ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है. So when and how did you decide to turn your memories into a product or into a brand? तो थोड़ा सा और स्टार्टिंग से जाते हैं. मेरा जैसे अपब्रिंगिंग पूरा जो है एक यूपी के एक छोटे से गांव में हुआ है. तो ये काफ़ी और चाइल्डहुड जो क्या होता है कि आपकी पूरी जर्नी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और पूरा पर्सनैलिटी में भी वो कहीं ना कहीं हमेशा आगे रिफ्लेक्ट करता रहता है. तो 10 साल की पूरी जब जर्नी हो गई थी कॉर्पोरेट की, महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ मैंने कुछ 10-12 साल काम किया है इन चैनल सेल्स एंड सम अदर डिपार्टमेंट. तो ये हमें काफ़ी क्लियर होने लगा था कि ये जो जर्नी है ये वहाँ नहीं जा रही है जहाँ हमें जाना है. Okay. और इस पूरी जर्नी में हमें ऐसा भी लग रहा था कि जो स्टीयरिंग किसी की लाइफ का कंट्रोल जो होना चाहिए वो भी हमें लग रहा है कि वो पूरा कंट्रोल नहीं है. करेक्ट. तो वहाँ से ये आइडिया स्टार्ट हुआ था कि कुछ स्टार्ट करते हैं. एंड बहुत ही क्लियरली 2 आंसर्स थे हमारे पास. एक था जो 12 साल का हमारा ऑटोमोबाइल का एक्सपीरियंस था जिसमें मेरी लर्निंग थी कि उसमें कुछ किया जा सकता है, या फिर बैक टू बेसिक गांव देहात में जाके जो पहले पूरी अपब्रिंगिंग जो रही है उसकी जो लर्निंग्स है वहाँ पे कुछ किया जा सकता है. ये 2 स्पॉट ऐसे हेजी स्पॉट्स थे. ऑटोमोबाइल तो काफ़ी क्लियर था, बट वहाँ पे ये था कि खेती में क्या करना है, मतलब खेती करनी है, ब्रांड बनाना है और खेती में भी कौन से प्रोडक्ट. तो अल्टीमेटली बैक टू बेसिक एंकर हुआ. वो इसलिए हुआ कि कैपिटल हमारे पास उतना नहीं था, क्योंकि ऑटोमोबाइल में टिपिकली हमेशा से ही काफ़ी पैसा लगता है कुछ भी नया स्टार्ट करते हैं, चाहे वो डीलरशिप हो चाहे कुछ भी हो. तो हमारे पास एक ही चॉइस रह गई थी. तो दैट्स हाउ बरोसी केम इनटू द पिक्चर. एंड फिर हमें लगा कि कंज्यूमर जो हम देख रहे थे हमेशा से, वो देख रहे थे कि एक ये अर्बन कंज्यूमर होगा, गुड़गांव, दिल्ली, बॉम्बे, पुणे. एंड वहाँ पे हमें एक स्पेस नज़र आया था कि इस कंज्यूमर को अगर वो भारत के दर्शन कराए जाएं तो वो अच्छा होगा. उसका रीज़न ये है कि एक हमारे हिसाब से मतलब, और ये पूरी लाइफ साइकिल में हम काफ़ी इसको यूज़ करते रहे हैं. एक फ्रेज है, अभाव का प्रभाव होता है लाइफ में. तो आपकी लाइफ में अगर वो भारत का अभाव है,
आपकी लाइफ में मतलब दैट इंडियन कंज्यूमर जो मैं correct. आपसे बोल रहा हूँ, तो उनको ये शायद अच्छा लगेगा कि गांव कैसा होता है, वहाँ फसलें कैसी होती हैं, किसान किस तरह से सोचता है, कैसे काम करता है। तो फिर हमें लगा कि ये स्पॉट अच्छा स्पॉट है, तो इस करके हमने स्टार्ट किया मतलब भरोसी। फिर हमें लगा कि ये स्पॉट अच्छा है, यहाँ पे कंज्यूमर ब्रांड बनाया जा सकता है। करेक्ट। तो आपका पहला प्रोडक्ट क्या था? हमारा पहला प्रोडक्ट था मिल्क। मिल्क आपका सबसे पहला प्रोडक्ट था। सो व्हेन यू लॉन्च दिस प्रोडक्ट, व्हाट वर द डिफरेंट चैलेंजेस दैट यू फेस्ड? लाइक it was like convincing the farmers, or your product quality you had to manage that, या bringing the first few customers, ये overcome आपने कैसे किया इन hurdles को? मिल्क इसलिए किया कि काफ़ी टफ है, ठीक है, और दूसरा हमें ये भी लगता था कि मार्केट में प्रॉब्लम स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर है कि दूध में दिक्कत है, और हमें लग रहा था कि वी आर द राइट फिट, क्योंकि हमने तो पहले गांव में 2-4 पहले गाय जो हमारे बैकयार्ड में होती थी वो रखी हैं। इस बार हमें उसको थोड़ा कमर्शियली और लार्ज स्केल पे करना होगा। तो ये इनिशियल थॉट के साथ हमने स्टार्ट किया था कि दूध में प्रॉब्लम है एंड वी कैन सॉल्व दिस। ओके। तो अच्छा गुड क्वालिटी मिल्क अगर हम देंगे तो ऑब्वियसली कस्टमर लेगा। बट ये एक ओवर कॉन्फिडेंस था। अच्छा। हाँ, क्योंकि हमें लगा कि धरतीपुत्र वाला जो हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस था ना, वो एक्चुअली में ओवर कॉन्फिडेंस था, क्योंकि 3 गाय होना बैकयार्ड में वीजा वी 50 काउज और 100 काउज इन योर फार्म, रनिंग दैट फार्म। एंड मिल्क क्यों चैलेंजिंग है? 365 डेज होता है, लाइव स्टॉक है, ठीक है, उनको खाना खाना है, उनके इमोशन है, एवरीथिंग दे डू वो होनी ही होनी है, और 365 डेज होनी है, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोडक्ट की भी जो लेयर है हाईली पेरिशेबल है, कोल्ड चेन मैनेज करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ मॉर्निंग में होता है। तो दुनिया का कोई भी एफएमसीजी का, मेरे को लगता है दूध से ज्यादा कोई और टफ प्रोडक्ट नहीं हो सकता है। हाँ. और हाइंडसाइड में जब मैं ये देखता हूँ तो मेरे को ये ऐसा भी लगता है कि हमने क्योंकि टफ प्रोडक्ट चूज किया तो हमें कंपटीशन, और क्योंकि स्केल भी काफी बड़ा है दूध का, हाँ. तो जब आप ऐसी चीज को करते हो, आसान चीज में ना काफी सारा कंपटीशन होता है, बट जब आप टफ चीज करते हो, कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स पीस उठाते हो जिसको सॉल्व करते हो, तो उसमें कंपटीशन कम होता है। तो वो हुआ तो ऐसे सोच के नहीं हुआ था, बट टफ पीस उठाया, उसको सॉल्व किया, तो बिल्कुल शुरुआत से ही हमारा जो ट्रैक्शन था वो बेहतर होता रहा। एंड आपने पूछा कि शुरुआत के कस्टमर कैसे आपने लिए, और वो काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो हम और हमारी वाइफ जब स्टार्ट करने वाले थे, हमारा पहला यही एक कंसर्न था कि पटौदी में हमारा फार्म है, जो कि 40 किलोमीटर दूर है, और अगर वहां से हम वैन लेके आएंगे तो एक ऐसे तो नहीं होगा 2-4 बोतल लेके आ रही है। करेक्ट। हाँ, तो हमें था कि इनिशियली कुछ कस्टमर्स को हमें पहले क्रैक करना होगा स्टार्ट करने से पहले। तो हम रोज सुबह एक सेक्टर 50 गुड़गांव में एक निर्वाणा कोर्टयार्ड करके एक मार्केट है, मैं और मेरी वाइफ वहाँ रोज खड़े हो जाते थे। अच्छा। चलते हुए ही कस्टमर जो भी आता था उनको, और ये 9 साल पुरानी बात है, ऐसे करके हमने 50 कस्टमर्स आई थिंक 15-20 दिन के अंदर, कि हम एक न्यू ब्रांड है, हमारा फार्म है, हम आपको फार्म फ्रेश मिल्क दे रहे होंगे, बस आपको ये 7 डेज के लिए ट्राई कीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो यू कैन कंटिन्यू। तो एटलीस्ट क्या हुआ था, बिल्कुल वो शुरुआती दौर में वो जो हमारा जो फियर था कि एक बॉटल लेके ना चली आए हमारी वैन, उसके लिए ऐसे हमने शुरुआत के जो हमारा कस्टमर को एक्वायर किया था वो ऐसे था। पर दुर्लभ आज का जो कस्टमर है वो बहुत स्मार्ट है, दे आर अवेयर एंड दे डू नॉट इजीली ट्रस्ट Correct. the purity of the product. So Correct. how do you prove that Barosi's products they are genuinely pure? Do you run some kind of lab test? और ये जो इसकी reports हैं of no adulteration, ये आप कस्टमर तक लेके कैसे जाते हो? जैसे कि आपने बताया कि इनिशियली आप और आपकी वाइफ वहाँ खड़े हो जाते थे और बताते थे, पर आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो मिल्क है, जो फुल टोन मिल्क की अगर हम बात करें, वो 114 रुपए का है। Correct. तो कस्टमर को आपने कैसे कन्विंस किया कि ये इतना प्योर है इसलिए इतना महंगा है? वो कैसे किया? तो देखिए, इसके ना मल्टीपल पीसेस हैं प्रवीण। इसमें सबसे पहले एक साइंस का एक इम्पोर्टेंस है, एक है आपको बताना कैसे है, क्योंकि साइंस के हिसाब से चीज़ें बोरिंग होती हैं, कंज्यूमर उनको कंज्यूम भी नहीं कर पाता कई बार। आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो बट कस्टमर नहीं कंज्यूम कर पाता है उसको। बट जब आप उसको थोड़ा ब्रांड के तरीके से बताते हो, ट्रांसपेरेंसी इन ब्रांड लेके आते हो, चीज़ें दिखाते हो, वो एक पीस है। और तीसरा में लगता है सप्लाई चेन और मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रोल, वो रियल प्रॉब्लम को वो सॉल्व करता है कि अगर एज ए ब्रांड हम सप्लाई चेन जो दूध प्रोड्यूस हो रहा है और जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके ऊपर हमारा अगर एब्सोल्यूट कंट्रोल है, तो वी नो दैट कि इट इज़ अ गुड प्रोडक्ट, ठीक है, इट इज़ अ प्योर प्रोडक्ट।
अब आपको ये कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है हमारे सबसे पहले उस ट्रांसपेरेंसी को दिखाने की कि हम काम क्या कर रहे हैं। तो हमारे सोशल पे ये बहुत ही क्लियरली दिख रहा होता है कि दूध कैसे आ रहा है, दूध का प्रोसेस कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, हम लोग पटौदी बेस्ड हैं, ठीक है, एंड वी आर द राइट सेट ऑफ पीपल जो कि दूध का काम कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑप्टिक्स भी बड़े इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं। ऑप्टिक्स जैसे कि अगर हम गुड़गांव में बैठे हों और दूध का बिजनेस करें तो थोड़ा सा मिसफिट है। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि नहीं हो सकता है, पर थोड़ा सा मिसफिट है, क्योंकि जब हम कहते हैं कि हम पटौदी में ही बैठे हैं एंड वी अंडरस्टैंड मिल्क, घी, एंड टू एंड एवरीथिंग, कस्टमर को ये समझ में आता है। तो जो और वो एक्चुअल में भी होना चाहिए, ऐसे सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए नहीं होना चाहिए। तो पॉइंट है कि तो कंट्रोल ओवर द मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई चेन, देन ये कम्युनिकेशन जो हम ब्रांड के थ्रू करते हैं ये कस्टमर के पास तक जाती है, उनको समझ में आता है। एंड फिर उसके बाद में जो साइंस आती है जहाँ पे हम लैब टेस्ट करते हैं, हमारे जो बॉक्स रहेगा उसके अंदर एक रिपोर्ट रहेगी, हमारी वेबसाइट के ऊपर वो एक्सेस कर सकते हैं। हमारे ऐप जो है उसके अंदर एक सीटीए दिया हुआ है वहाँ पे कि अगर आपके दूध में क्या है करके, तो एक क्यूआर कोड को अगर आप स्कैन करते हैं तो आपको ये भी पता चलेगा ये दूध कितने बजे पहले हमारे पास आया है, फिर उसके बाद उसको प्रोसेस किया गया है, ठंडा किया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कितने बजे निकला है। तो पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में ये काम कर रहे होते हैं। जब इतने सारे पीसेस में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो कंज्यूमर के पास एक बेहतर प्रोडक्ट जाता है, एंड जब उसको वो टेस्ट करता है, उसको खाता है, वहां से फिर प्रोडक्ट की जर्नी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि कस्टमर को ये समझ में आता है कि क्या चीज अच्छी है, क्या चीज अच्छी नहीं। राइट। तो हम चाहते हैं बरोसी में एक ऐसा ब्रांड बनाने की कि कंज्यूमर जहाँ पे भी हमारे प्रोडक्ट को देखेगा, जहाँ पे बरोसी लिखा हुआ है, तो कम से कम इस बात से निश्चिंत हो जाए कि इसमें प्रोडक्ट क्वालिटी के इश्यूज हो सकते हैं। तो बरोसी की पूरी जर्नी में हमेशा जो आज भी प्रोडक्ट हैं और आगे वाले भी प्रोडक्ट होंगे, उसमें ये ट्रस्ट हम पूरा पैदा कर देंगे कि जब वो उसने बरोसी उठा लिया है, अब उसको अपने घर में उसको कंज्यूम करना है, उसके बच्चों के लिए को कंज्यूम करना है, और वो हम फूड का एक ब्रांड है, तो बरोसी विल ऑलवेज गिव दिस ट्रस्ट कि जब आपने बरोसी उठा लिया है या जहाँ बरोसी लिखा हुआ है, आपको क्वालिटी एंड प्योरिटी के ऊपर कभी ये शक नहीं आएगा कि इसमें कुछ ऊपर या नीचे है। थैंक्स। So Durlabh, there are so many sales models these days. You know, we have online market space, we have retail, we have subscription, we have D2C. Correct. And Barosi is operating in all these spaces besides the retail. Yes. So how do you decide that what role each channel is playing in your overall growth strategy? तो मैं आपको 3 हिस्सों में बताऊंगा। एक जो हमारा D2C है, सब्सक्रिप्शन वाला, जो दूध के लिए होता है, एंड दूध का सब्सक्रिप्शन जो है हम सिर्फ गुड़गांव में करते हैं, और वो आगे भी सिर्फ गुड़गांव में ही करेंगे। उसका एक स्पेसिफिक रोल है वहाँ पे, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। फिर दूसरा है कि एक D2C हम पैन इंडिया करते हैं। हमारी 2 वेबसाइट हैं, एक सिर्फ गुड़गांव के लिए और एक पैन इंडिया के लिए है। अच्छा। देन जो हमारा क्विक कॉमर्स और ई कॉमर्स का जो हम कर रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो दूध वाला जो कस्टमर है, ये वो कस्टमर है जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा नज़दीक है। पिछले 7 साल 8 साल से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। इसको 2 हिस्सों में देखते हैं हम। कोई भी जब नया प्रोडक्ट जब हम लेके आ रहे होते हैं, तो जो कस्टमर इनसाइट्स जो चाहिए होती हैं हमें, वो ये गुड़गांव वाले कस्टमर से ही हमारे पास आती हैं। अच्छा। तो लॉन्च करने के बाद जब आप पहले कन्विक्शन आ जाता है, फिर उसके कुछ नए हम प्रोटोटाइप्स वगैरह वो सब आ जाते हैं, फिर उनके लिए सैम्पलिंग जो है हम इन्हीं कस्टमर को भेजते हैं, वो उनके फीडबैक हमें मिलते हैं। एंड जब वो कस्टमर की पूरी तरह से हमें इनसाइट पता चल जाती है, समझ में आता है, देन तभी वो लॉन्च होता है या लॉन्च नहीं होता है। अच्छा। तो अर्ली में जो प्रोडक्ट का एक स्ट्रैटेजी जो है वो हमारे लिए ये हमारी एक लैब है गुड़गांव के अंदर, कंज्यूमर लैब वो है। और दूसरा क्योंकि दूध का बिजनेस है, बिल्कुल स्टार्ट हुआ था बिल्कुल शुरुआत से, और दूध के पीस में काफ़ी सारे, जैसे हमने बताया था, कोल्ड चेन चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, तो ये सब हमारा क्रैक है। और पूरे हमारे बिजनेस मॉडल में क्या होता है कि जितना ज़्यादा डेंसिटी है डिस्ट्रीब्यूशन की, या मतलब आप ऐसे समझिए कि एक सेक्टर में अगर किसी सेक्टर में सिर्फ 5 कस्टमर हैं और एक सेक्टर में मेरे पास 50 कस्टमर्स हैं, दोनों को डिलीवर करने में बराबर ही टाइम लग रहा होता है। तो हमारी पूरी जो हमारी कॉस्ट एफिशिएंसी जो है वो डेंसिटी से आती है। अच्छा। तो दूध का जो बिजनेस है हमने गुड़गांव में इसीलिए रखा है कि हम गुड़गांव एज ए सिटी को आगे भी सर्व करते रहेंगे, और क्योंकि हर एक घर का एक प्रोडक्ट है, तो वहाँ पे भी एक सिटी से भी एक बड़ा बिजनेस बनाने की अपॉर्चुनिटी दूध देता है। तो ये 2 हिस्सों में हम सब्सक्रिप्शन वाला अपना प्रोडक्ट बिजनेस को देखते हैं। दूसरा है हमारा D2C पैन इंडिया।
इसमें हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट दो चीज़ें हैं। एक नया कस्टमर का को जो एक्वायर करते हैं हम, एंड दूसरा है कि यहाँ पे हमें ब्रांड भी बनाना होता है। करेक्ट। ठीक है, इसको हम ब्रांड के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि जित लार्ज स्केल पे पैन इंडिया के बेसिस पे कोई भी कम्युनिकेशन हो रही है, सोशल जो भी बज़ कर रहे होते हैं, इसको टारगेट करते हुए कर रहे होते हैं। एंड हमारा बेचने का भी जो स्टाइल है वो ऑन द फेस कभी नहीं रहा है। हम आपको मतलब कंज्यूमर को ऐसा एहसास दिलाते हैं कि हम आपके लिए ठीक हैं, पर कभी ऐसे नहीं बोलेंगे कि हम ही आपके लिए ठीक हैं या हम ही सबसे बेहतर हैं। ओके। तो वो बहुत सटल रहता है। और बट हमारे जो वो सोशल मीडिया के रील कह लीजिए या पोस्ट कह लीजिए और जो भी कम्युनिकेशन है, वो ये जरूर बता देगी, वो इतने ऑथेंटिक होते हैं कि आई थिंक यही बेहतर लोग हैं घी बनाने के लिए। अच्छा। तो उसको हम सटली करते हैं। और क्योंकि वो बिल्कुल फार्म पे ही होता है ये सारा काम सारे, तो कस्टमर को इस ये ट्रस्ट भी आ रहा होता है। तो वो हमारे लिए बिल्डिंग ब्रांड है। और नया कस्टमर जो उस वेबसाइट पे जो भी नया कस्टमर है अलग अलग प्रांत से, कहीं भी अलग अलग स्टेट से, उसको हम D2C वाली वेबसाइट पे बिल्ड करते हैं। एंड जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसको अलग अलग, मतलब उसमें भी दो हिस्सों में हम देखते हैं बिजनेस को। एक ई कॉमर्स बिजनेस है, एक क्विक कॉमर्स बिजनेस है। वो एक प्लेटफॉर्म की तरह ही काम करता है और हमें डिस्ट्रीब्यूशन का विड्थ देता है। तो इस तरह से हम इन तीनों चैनल्स को देखते हैं। आपकी जो पैकेजिंग है जी, it feels like both rustic and modern. So, जी। how do you strike the balance, like keeping the village's authenticity alive, और ये बड़ा अपील करता है मॉडर्न कंज्यूमर्स को और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को, तो ये कैसे करते हैं? यहाँ पे वापस से वो ये जो हमने पहले फ्रेज बोला था, अभाव का प्रभाव। हमें ये पता है कि कंज्यूमर जो है अर्बन है, ठीक है, और उनकी उसकी लाइफ में वो जो रस्टिक विलेज लाइफ है उसका अभाव है। तो एज ए ब्रांड तो हम काफ़ी रस्टिक हैं, हमारे ऑप्टिक्स और जिस तरह से हम ब्रांड को बना रहे हैं वो रस्टिक है, बट कंज्यूमर रस्टिक नहीं है। तो उसका जो एलिगेंस है, ब्रांड का जो एलिगेंस है, उसकी जो आइडेंटिटी है, उसका ध्यान रखा गया है। एंड जब ये हम पूरी एक्सरसाइज कर रहे थे ब्रांड पोजीशनिंग की, तब इसकी पूरी बारीकियों को हमने ढंग से देखा था कि बरोसी अ पोस्ट कार्ड फ्रॉम भारत। जब वो कहते हैं फ्रॉम भारत, मतलब दैट वो हिस्सा भारत का जो ये अर्बन कंज्यूमर नहीं देख पा रहा है। तो ये थॉटफुल है, तो थॉटफुल होना, उसके एलिगेंस का ध्यान रखना, ये सारी बारीकियां हैं। और बारीकी अर्बन कस्टमर को अच्छी लगती हैं। सेम टाइम उसकी लाइफ में वो अभाव है तो वो भी उसको अच्छा लगता है। तो इसलिए फाइन बैलेंस है, फाइन बैलेंस बिटवीन इंडिया एंड भारत। अच्छा। यस। दुर्लभ, किसी भी फूड ब्रांड को जब हम स्केल अप करते हैं तो ये एक ट्रिकी चीज़ है। लाइक यू हैव टू, यू नो, व्हेन योर वॉल्यूम ग्रोज यू हैव टू मेंटेन द टेस्ट, और बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने पहले भी बोला था, कोल्ड चेन, डिस्ट्रीब्यूशन है, मार्केटिंग है। सो डू यू rely on things like SOPs, technology, training, human supervision, and सबसे toughest challenge आपको कौन सा आया जब आप स्केल अप कर रहे थे अपना बिजनेस? तो मल्टीपल चैलेंजेस हैं। एक तो हमें लगता है कि सप्लाई साइड में, सप्लाई चेन और मैन्युफैक्चरिंग, जैसे जैसे आप स्केल करते चले जाते हैं, आप प्लान करते हो X पर वो X+3 हो जाता है। तो आपको लगातार वापस जाना होता है और उसको तेजी से उस बढ़ती हुई ग्रोथ को क्योंकि आपको सर्व करना है, तो वो वाले जो एक्शन है वो तेजी से करने होते हैं। वो वहाँ पे चैलेंजेस लगातार हमारे ग्रोइंग स्टेज में बने हुए हैं। तो फ्रॉम वन स्मॉल प्लांट फार्म टू स्मॉल प्लांट टू अब नाउ बिगर प्लांट, तो आई थिंक ये लगातार सॉल्व करते जा रहे हैं, वो एक चैलेंज है। दूसरा हमें लगता है कि प्रोडक्ट को पूरी तरह से वही टेस्ट और जो उसका पहली बार एक्सपीरियंस रहा है। तो बढ़ते हुए ब्रांड के साथ सबसे ज़्यादा दिक्कत ये कंज्यूमर को ये लगता है कि ये अब ऐसा तो नहीं है कि ये पहले जैसे ऑथेंटिक होता था, वो मिस नहीं होना चाहिए। तो आपका पूरा सप्लाई चेन के ऊपर जो कंट्रोल एंड मैन्युफैक्चरिंग का जो कंट्रोल है वो एक चैलेंज है। तीसरा हमें लगता है कि काफ़ी जब वाइड स्प्रेड जब स्केल जाता है, ब्रांड बिल्ड हो रहा होता है, तो उसके भी काफ़ी सारे नुआंसेस होते हैं। वहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन और बेहतर बहुत और थोड़ा सटीक, तो ये मल्टीपल चैलेंजेस हमें लगता है। और टीम का भी लगता है हमें। अच्छा। क्योंकि जब स्मॉलर टीम वीजा भी बिग टीम में भी आपके डायनेमिक्स जो चेंज होते हैं, वो भी हम काफ़ी पिछले 1-1.5 साल में काफ़ी फेस कर रहे हैं। तो
बट हमें लगता है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये सारी चीज़ें, ये क्योंकि हम बिल्ड कर रहे हैं तो Correct. ये साथ के साथ बनती जा रही हैं। और यही किसी भी एंटरप्रेन्योर की ऐसी ही कोई जर्नी होती है, मतलब Yeah. ऐसे भी सब कुछ प्लेटर पे ऐसे तो नहीं मिल रहा था, और हाँ, हमारा तो correct. काफ़ी ग्राउंड अप है, तो बना रहे हैं और सीख रहे हैं, बना रहे हैं, सीख रहे हाँ, राइट। तो बरोसी इज ग्रोइंग ईयर ऑन ईयर। हैं। यस। आपको क्या लगता है व्हाट फैक्टर हैज बीन अ टर्निंग पॉइंट इन इट्स रेवेन्यू ग्रोथ? आपको क्या लगता है, इज इट लाइक योर बिकॉज ऑफ योर ऑपरेशनल डिसीजंस जिसमें इम्प्रूविंग योर सप्लाई चेन, पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन आता है, या योर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज जिसमें वर्ड ऑफ माउथ हो गया या सब्सक्रिप्शंस हो गए, ये सब चीज़ें आती हैं? तो मेजरली इन दोनों में से किसकी वजह से आपको लगता है कि आपकी रेवेन्यू ग्रोथ में ज़्यादा चेंजेस आए हैं? तो देखिए, रेवेन्यू ग्रोथ इम्पोर्टेंट है। मैं बताता हूँ आपको, इम्पोर्टेंस 4 चीज़ों की है। आपके प्रोडक्ट क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए, ठीक है। देन आपका ब्रांड अच्छा बनना चाहिए, कस्टमर वो जो ब्रांड लव जो होता है वो होना चाहिए। एंड द थर्ड वन है डिस्ट्रीब्यूशन, उसका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जैसे जैसे आपका डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ता जाता है, जो दिखता है वो बिकता है, जो Right. हमेशा से एफएमसीजी में प्ले किया है। हमारे लिए टिपिकली पिछले 2 साल में ब्रांड शॉट और डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि प्रोडक्ट हमारे हमेशा से बेहतर रहे हैं, हाँ. वहाँ पे हमारी कमांड हमेशा से मजबूत रही है, और ऑपरेशनल एक्सीलेंस इस कंपनी की के अंदर डीएनए में है। हाँ. बट पिछले 2 साल हमारे लिए ब्रांड शॉट जो हमें शार्क टैंक से मिला है, एंड सेम टाइम क्विक कॉमर्स का उसके साथ अलाइन होना, तो कंज्यूमर के दिमाग में था कि बरोसी को देखा है और उसका क्विक कॉमर्स पे अवेलेबल होना, इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। तो ये विनिंग कॉम्बिनेशन हमारे लिए पिछले 2 साल में बहुत बढ़िया काम किया है। तो क्योंकि ब्रांड क्या है, आपके साथ में अलग अलग टाइम पे कम्युनिकेट करता है, कभी सोशल पे करता है, कभी तो एक टाइम जब आता है जब कंज्यूमर कहता है अब ले लेता हूँ मैं। और क्विक कॉमर्स बड़ी इम्पोर्ट, अभी पिछले 2-3 साल की पूरी स्टोरी में, डिस्ट्रीब्यूशन स्टोरी में क्विक कॉमर्स ने बहुत तेजी से काफ़ी तेज अच्छे से काम किया है, मल्टीपल सिटीज़ और Correct. पैन इंडिया लेवल पर काम किया है। तो जैसे जैसे क्विक कॉमर्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्रैक होता जा रहा है, बरोसी भी उसी डिस्ट्रीब्यूशन में उसका हिस्सा बनता जा रहा है। ओके, जैसे आपने बताया आप शार्क टैंक इंडिया में गए थे तो जी। काफ़ी फीडबैक्स मिले होंगे। जी। सो एनी लेसन लर्नड और एनी एडवाइस फ्रॉम एनी शार्क दैट मेड यू रीथिंक अबाउट योर स्ट्रैटेजीज और शार्पन्ड योर विजन? कुछ ऐसा हुआ? जी जी, बिल्कुल हुआ। तो जैसे दूध को लेके हम बड़े ना शुरुआत से इमोशनल थे, और दूध में हमने बहुत मेहनत की है। शुरुआत के जो 5-6 साल जो है, दूध को हमने काफ़ी मेहनत की कि इसको स्केल करेंगे, बट वहाँ पे हम गलत थे। जो शार्क टैंक में भी बोला था विनीता ने कि दूध का जो बिजनेस है ना, वो सप्लाई चेन और डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है, एंड इट नीड्स लॉट ऑफ मनी, ठीक है। Correct. बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। और जब हम शार्क टैंक में थे तो दूध का बड़ा बिजनेस था, मतलब तब हम 80% हमारा बिजनेस जो था वो दूध का था। और उनका कहना था कि दूध से निकल के आप कोई एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आइए जो कि आपका हीरो होगा, और फिर वो आपकी कंपनी को खींचेगा। Okay. तो पिछले 2 साल में वही हुआ है। मिल्क जो है वो एक सिटी में अब 10% का बिजनेस है, एंड घी हैज़ बिकम द हीरो। तो हमारा जो घी है, तो ये एक लर्निंग उनकी से जो जहाँ पे वो जो डिस्कस हुई थी, वो होते हुए देख रहे हैं हम बिल्कुल। फिर हमें अमन का कहना था कि थोड़ा सा और तेजी से भागिए, ठीक है। अच्छा। तो हम पूरी तरह से अग्री नहीं करते, क्योंकि बट फिर भी हमें लगता है कि जो पिछले 2 साल हम काफ़ी भागे हैं, ऐसा उनका एडवाइस था, और वो स्केल हम देख रहे हैं, बट उतनी भी तेज नहीं भाग रहे हैं कि हम पीछे ना देख पाए। तो एक बैलेंस तरीके से दौड़ रहे हैं। जी। So Durlab, many food brands they die not because of low demand, maybe because of cash flow gaps. पेमेंट बहुत सारी डिले हो जाती हैं जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. इन दैट केस व्हाट डू यू गो फॉर लोन्स, या यू लुक फॉर इन्वेस्टर्स, या यू गो फॉर मोर क्रिएटिव सॉल्यूशंस लाइक सब्सक्रिप्शंस. सो हियर व्हाट एडवाइस यू आर गोइंग टू गिव टू यंग फाउंडर्स टू टैकल सच अ सिचुएशन? तो देखिए, एक तो ये क्वेश्चन थोड़ा एकदम दुखती रक्त जिसे बोलते हैं उसको छेड़ दिया है आपने। तो वी आर ऑल्सो फेसिंग लॉट ऑफ चैलेंजेस, एंड और दे आर गुड चैलेंजेस। क्योंकि एक तो होता है कि अगर ग्रोइंग स्टेज में आपकी कैश फ्लो और वर्किंग कैपिटल की डिमांड बढ़ रही है, तो एक तरह से सही भी है, क्योंकि आपका बिजनेस बढ़ता जा रहा है, वो लगातार आपसे बोल रहा है कि और पैसा दीजिए क्योंकि इट नीड्स मनी, ठीक है। ज़्यादा दिक्कत है कि जब आपका ग्रो भी नहीं कर रहा है और उसके बाद भी कैश फ्लो अटका हुआ है, देन वो काफ़ी पेचीदा है, जहाँ पे कि क्रैश कर जाते हैं और ब्रांड ख़त्म भी हो जाते हैं। और हमारे लिए ये वाली जो प्रॉब्लम है, तो इसको 2 तरह से सॉल्व किया जा सकता है। एक तो है कि अगर आपके साथ में कोई भी इन्वेस्टर हैं आपकी कैपिटल पे, और क्योंकि उनकी एक जर्नी हो गई है, उनको पता है कि ये बिजनेस में लगातार एक कैश फ्लो की वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है,
तो वो वहाँ से एक मिल जाता है आपको। हमारे केस में वो काफ़ी डेट हुआ है, और इंटरेस्टिंगली यहाँ पे मैं गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा क्रेडिट देना चाहूँगा कि काफ़ी सारी जो हमारी जर्नी में तो हमने काफ़ी सारे CGT MSME करके एक अच्छा, गवर्नमेंट की समझ स्कीम गई, है yes, जिसमें हाँ, हमने हाँ। लगातार कोलेटरल फ्री लोन लिए, तो हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट अभी तो लोन के थ्रू ही हो रही है। एंड फ्यूचर में और ग्रो होगी तो हमें इन्वेस्टमेंट उठाना लेना होगा, इन्वेस्टर से लेना होगा। बट ये Okay. एक प्रॉब्लम तो है, और हमारे केस में अच्छी प्रॉब्लम है क्योंकि हम ग्रो कर रहे हैं। जब फंड्स रेज करते हैं तो हाँ जी। लाइक इन्वेस्टर्स का माइंडसेट क्या होता है? सो डू दे थिंक कि अगर फूड ब्रांड को हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो दिस फूड ब्रांड विल आल्सो ग्रो दैट फास्ट एज टेक स्टार्टअप्स डू? सो आर दे पेशेंट और दे आर नॉन पेशेंट? हाउ डू यू मैनेज सच इन्वेस्टर्स? तो देखिए, दो वैसे हम बूट स्टेप्ड हैं, अच्छा, बट क्योंकि बहुत सारे फाउंडर्स हैं, दोस्त हाँ, हैं, कलीग्स, एग्जैक्टली। और इनके साथ बातचीत होती है हमारी। एंड शुरुआत के दौर में, अब तो क्योंकि इसमें करेक्शन हो चुका है, अब बहुत ही क्लियरली कंज्यूमर ब्रांड वाले जो इन्वेस्टर्स हैं उनको पता है कि इसमें टाइम लगता है। FMCG इज नॉट टेक। करेक्ट। ठीक है, इसमें टाइम लगेगा, ये कंज्यूमर के पास जाएगा, उसको पसंद आएगा, वो फिर रिकमेंडेशन, रेफरेंसेस, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम फिर इसके जो बेनिफिट जो आने होते हैं या ग्रो जो स्केल करता है उसमें थोड़ा टाइम लगता है। यस। मैं कहूँगा कि 2020 से पहले पहले इन्वेस्टर और कंज्यूमर ब्रांड्स को भी ये क्लियर नहीं था कि किससे पैसा लेना है, और इन्वेस्टर को ये नहीं पता था किसको पैसा देना है। हाँ। तो उसमें काफ़ी सारी मिस्टेक्स हुई हैं, उसमें एक्सपेक्टेशंस के मिसमैचेस रहे हैं, बट अब ये करेक्ट हो चुका है। अब इन्वेस्टर को पता है, और काफ़ी क्लियरली कंज्यूमर वाले जो इन्वेस्टर्स हैं वो अलग हैं, और हमारे जैसे ब्रांड या और भी ब्रांड भी, उनको भी पता है कि हमें किससे पैसा उठाना है। Okay. तो ये प्रॉब्लम आई थिंक काफ़ी हद तक सॉल्व हो चुकी है। Who do you think is a best fit in FMCG business? Like trained corporate professionals जिनको processes के बारे में पता है, they've got industry experience, they're good decision makers, मगर ऐसे लोग sometimes they get stuck up in startup chaos. या आपको लगता है scrappy hustlers जो street smart होते हैं, एकदम जी। flexible होते हैं? जी। What is your choice? अर्ली स्टेज नो डाउट हसलर्स, क्योंकि आपको वो चैंपियंस चाहिए होते हैं कि आप स्टार्टअप बना रहे हैं ना, तो उसके रूल्स बुक उतने डिफाइन नहीं होते हैं। ठीक है, आपके पास एक आइडिया है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और एक टीम, मोटिवेटेड टीम चाहिए जो कि उस तरह से काम ना करे जैसे दुनिया में होता है। Okay. ठीक है, तो बिल्कुल हसलर चाहिए शुरुआत के। तो मेरे को लगता है कि 3 से 5 साल तक आपको ऐसे ही लोगों को एटीट्यूड के बेसिस पर सेलेक्ट करना चाहिए रादर देन ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स। बट जैसे जैसे स्केल आता जाता है और कंपनी बड़ी होती जाती है, रेगुलेशंस और आपके मैंडेटरी जो कंप्लाइंसेस हैं, जब कंपनी बड़ी होती है तो आपको लगातार डी रिस्क करना होता है, और जब डी रिस्क करना होता है तब आपको प्रोफेशनल लगते हैं जिनका एक्सपीरियंस हो। तो शुरुआत में एनर्जी, लेटर ऑन एक्सपीरियंस। Okay. अच्छा, एक बात बताइए, every founder has a moment when they look back and they think that I could have done this differently. हाँ, So any one decision जो आपको लगता है जो आपने पहले अर्ली स्टेजेस पे लिया था, अब आपसे बदलना चाहते हैं? अगर मेरे को दोबारा से कुछ अगर स्टार्ट करना होगा तो मैं फंड रेज करके करना चाहूँगा। ओके। बट बूट स्टेप का अलग मजा है, ठीक है, और ग्राउंड अप खड़ा करने का अलग मजा है, बट बहुत सारी एनर्जी और बहुत सारा टाइम उसमें जाता है। विद दिस लर्निंग नाउ, अब मेरे को लगता है कि जब भी कुछ अगर नया करना चाहेंगे तो इन्वेस्टमेंट के साथ करना चाहेंगे, क्योंकि वो सिग्निफिकेंटली आपकी पूरी जो कर्व है ना उसको काफी छोटा पूरा टाइम कर्व की बात करें उसको काफी कम कर देता है, क्योंकि पैसा बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। उसमें उतनी एनर्जी और उतना टाइम नहीं लगना चाहिए, ऐसा हमें लगता है कि शुरुआती जो हमने ग्राउंड अप में टाइम जो लगाया है, खासतौर से दूध वाला, उसको रिड्यूस किया जा सकता था, ऐसा लगता है। जी, ग्रेट। यू हैव वोन मेनी हैट्स। आप एंटरप्रेन्योर भी हैं, प्रोफेशनल भी रह चुके हैं, फार्मर्स पार्टनर भी हैं, ब्रांड बिल्डर भी हैं। जी। So which one of these has given you a deep sense of fulfillment? And at the end of the day, how do you define success personally? आपने 4 जो फंक्शंस बोले हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटी बोली हैं, चारों को सुनने के बाद तो हमें लगता है कि हमें चारों ही पसंद है। ठीक है, बट इसमें से फिर भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कौन से में बिल्कुल ऐसा लगता है कि हाँ ये बिल्कुल करने में बहुत ही मजा आता है। उसमें ब्रांड बिल्डिंग मेरे को बहुत पसंद है, क्योंकि वो आप एक तरह से कहानी नैरेट करते हो, इसे एक लॉन्ग टर्म में जिस तरह से आप बनाते हैं ना, एंड उसमें आपके इमोशन जो हैं वो फ्लो करते हैं, जिस तरह से आप सोचते हैं वो फ्लो करते हैं।
तो जो वो काम जब सामने आ रहा होता है तो आपको मजा आता है, वो सेटिस्फैक्टरी होता है। इसको उस लिहाज से देख सकते हैं। दूसरा है कि जब भी हम कभी अप कंट्री फार्मर से मिल रहे होते हैं, वो काफी सेटिस्फाइंग होता है, क्योंकि आप खुद रह चुके हैं एक फार्मर, और उस लाइफ में जो भी आप कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं उसकी एक जर्नी में, उनकी लाइफ को देख पा रहे हैं, तो वो आपको जैसे शांति काम की में जो शांति जो देता है ना, ठहराव जो देता है, ये उस तरह का काम है। तो ये दो हमारे लिए सबसे ज्यादा हमारे नजदीकी हैं। ग्रेट जी। So what factors have become a driving force in your repeat orders, like product quality, subscription या customer engagement? आपको क्या लगता है? प्रोडक्ट क्वालिटी, यस। क्योंकि हम ब्रांड को दो तरह से देखते हैं, एक फंक्शनल वैल्यू देता है ब्रांड, और एक इमोशनल वैल्यू देता है। इमोशनल वैल्यू जो है वो आपको शुरुआती दौर में चाहिए होती है, कि पहला बार जब आपको कस्टमर को जिसने प्रोडक्ट नहीं टेस्ट किया है उसको उसके साथ आपको कनेक्ट करना है, तो वहाँ पे ब्रांड का ये इमोशनल लेयर काम आता है कि पहली बार में प्रवीण को मेरे को बेचना है, Correct. तो वो इस ब्रांड के साथ में कनेक्ट करना चाहिए, ठीक है। उनको ये लगना चाहिए कि ये ब्रांड मेरे को लगता है ट्राई करा जा सकता है। बट जब एक बार ले लिया, रिपीट के लिए प्रोडक्ट फंक्शनल वैल्यू विल फिर कोर है। मतलब हम इमोशनली स्टोरी अच्छी बताएं और प्रोडक्ट हमारा बेहतर नहीं है, वो कभी रिपीट नहीं होगा, तो वो डिजास्टर है। मतलब कि आप लगातार इमोशनल वैल्यू में इन्वेस्ट करते रहेंगे और प्रोडक्ट में अगर नहीं किया है तो वो एक कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। तो जब तक प्रोडक्ट, सबसे पहले प्रोडक्ट को बेहतर कीजिए, फंक्शनल वैल्यू जो प्रोडक्ट की है वो मिलनी चाहिए कंज्यूमर को, उसके ऊपर एक बढ़िया और लाजवाब एक इमोशनल लेयर ब्रांड में बनाइए। आई थिंक इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। ग्रेट। यस दुर्लभ, कुछ क्विक क्वेश्चंस पूछूंगी मैं आपसे। जी। What is a bigger challenge in FMCG business, sourcing or distribution? डिस्ट्रीब्यूशन। Why? क्योंकि जैसे हमें लगता है कि हम तो सोर्स वाले बंदे हैं ना, मतलब समझ रहे हैं, गांव देहात तो सप्लाई चेन और मैन्युफैक्चरिंग हमारा कोर रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन वाली साइड में हम अगर आप देखते हैं तो हमारे पूरी लर्निंग कर्व में हमने डिस्ट्रीब्यूशन कभी ओन नहीं किया है, तो जो चीज़ आप नहीं करते हो वो थोड़ा टफ लग रहा होता है, मे बी ऐसा है, तो हमें इसलिए लगता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा टफ है। जी। In early startup phase, brand building first या unit economics first? ब्रांड बिल्डिंग, क्योंकि आपको सबसे पहले उस टाइम पे कस्टमर्स चाहिए होते हैं, और ब्रांड बिल्डिंग आपको वो इनिशियल कस्टमर्स और वो ब्रांड लव जो पैदा करता है वो देता है। यूनिट इकोनॉमिक्स थोड़ा सा लेटर आते हैं। Okay. जी। What underrated skill do you think every founder should have? आई थिंक एग्जीक्यूशन एक्सीलेंस, और ये वो क्योंकि इसकी कभी काफ़ी कम बात होती है, बट हमें लगता है कि ये वो डिसिप्लिन और वो एग्जीक्यूशन, जो वो एक ब्रिक आप रोज़ जाके उस अपने ऑफिस में या इकोसिस्टम में लगाते हैं, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो बहुत बड़ी मोट हो जाती है कंपनी के लिए। तो हमें बट इसके बारे में बात नहीं होता है, बट मेरे को लगता है कि वो बहुत पता नहीं होता है, बट सारे मोस्टली फाउंडर्स जो हैं वो ये कर तो रहे ही होते हैं, क्योंकि वो एक्सीलेंस जब तक नहीं आएगा एग्जीक्यूशन में बात नहीं बनती है। Okay. What do you track more closely? Customer acquisition cost या customers lifetime value? कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, क्योंकि कस्टमर का ध्यान भी हमें, क्योंकि एक बार एक्विजिशन तो सिर्फ एक बार के लिए है, लाइफ टाइम के लिए हम लगातार उनको अपने साथ कैसे जोड़े हुए हैं, क्या क्या हम उनके लिए कर रहे हैं, क्या उनकी इनसाइट्स है, कैसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उनकी कुछ नई रिक्वायरमेंट्स तो नहीं है, उसको ट्रैक करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। So faster growth comes from adding new products या expanding geography? हमारे लिए डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू आई है, एक्सपेंडिंग इन डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट सिटीज़। प्रोडक्ट से भी आती हैं, बट दोनों का कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज गुड, बट हमारे लिए अगर मेरा पर्सनल अभी मेरी जर्नी में इट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन। What advice are you going to give to young aspiring entrepreneurs? सबसे पहले तो हम बोलेंगे कि काफ़ी जो फाउंडर्स को कूल बना दिया गया है उससे दूर रहें। हाँ, सोशल मीडिया ने बनाया है। सोशल मीडिया ने बनाया है, तो आई थिंक वो सिर्फ कूल है इसलिए ना आए। आप रियल में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, आप लाइफ में एक कुछ एक्चुअली में बड़ा कुछ सॉल्व करना चाहते हैं, लाइफ के एक बड़े चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, इस तरह की कुछ अगर आपके विचार हैं इस तरह के, तो फिर आपको फाउंडर बनना चाहिए। कूल होने के लिए तो नहीं करना चाहिए। तो और काफ़ी हमने क्योंकि रिसेंटली देखा है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी पूरी नहीं है, बट
एक कंपनी खड़ी हो रही है और उसको एक पर्पस के साथ में खड़ा नहीं किया जा रहा है, तो हमें लगता है कि उससे थोड़ा सा उसको अवॉइड करना चाहिए, एक बिल्कुल क्लियर माइंडसेट के साथ में एंटर करना चाहिए. Thank you so much, Durlabh. आपकी एडवाइस, आई थिंक this is going to help so many people, and thank you so much for being on the show. थैंक यू प्रवीण, आपसे बात करके बहुत मजा आया. Same आई here. होप कि आपके स्टूडेंट्स के लिए और आपके ऑडियंस के लिए ये जो भी हमारी बातचीत है Yeah, उनको पसंद आएगी, absolutely. उनको कुछ इंसाइट्स मिलेंगे इसमें. Bilkul, absolutely. Mr. Durlabh Rawat's journey is a reminder that entrepreneurship is not just about selecting an easy path, it's about creating a meaningful one. We wish Barosi a continued success, and with this, I conclude my 17th episode of Jim's Founder Series. Dhanyavad.